अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हूं अलीना फारूक शेख। आज हमने बात करनी है पार्लियामेंट में बड़ी गहमा गहमी है। मुश्तरका इजलास हो रहा है पार्लियामेंट का और उसमें बहुत से बिल्स पास किए जा रहे हैं, कानून साजी हो रही है। कुछ ऐसे कवानीन जो अवाम के मफाद में, कुछ ऐसे कवानीन जिनका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ ख़ास लोगों से ताल्लुक़ है। इसके ऊपर हमने अपने तज्ज़ियाकारों की राय जाननी है प्रोग्राम में आगे जाकर। फिर पार्लियामेंट में शोर शराबे और कानून साजी के दरमियान में कुछ ऐसी बातें और रिमार्क्स भी कहे जा रहे हैं जो बहुत ही तज़हीक आमेज़ और हतक आमेज़ हैं, उनके ऊपर भी हमने बात करनी है। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स की बात कर रहे हैं हम, अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, एक बड़ा दिलचस्प दावा गुज़श्ता रोज़ किया गया है NCA का 190 मिलियन पाउंड्स केस या अलकादिर ट्रस्ट केस। तो आपको पता है, हम कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट किया है और उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस केस से मुतल्लिक एक दावा किया है। उसको डिस्कस करते हैं। हमारे तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब के पास इससे मुतल्लिक बड़ी दिलचस्प अपडेट है और हक़ाइक़ हैं और तफसीलात हैं, उनसे ज़रा जानेंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखते हैं कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के बिजनेस टाइकून के बेटे के साथ 190 मिलियन पाउंड्स के तस्फिये के मुताबिक इसमें तकरीबन 50 मिलियन पाउंड्स मालियत की एक बरतानवी जायदाद यानी वन हाइड पार्क प्लेस है। ये जायदाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की मिल्कियत थी, जिसे उनके बेटे यानी जो बिज़नेस टाइकून हैं उनके बेटे की जानिब से 2016 में दुगनी कीमत पे हसन नवाज से ख़रीदा गया। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसमें दावा ये करते हैं कि ये जो हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी ये दुगनी कीमत पर बिज़नेस टाइकून के बेटे ने ख़रीदी और ये सारा मामला उस वक्त हुआ जब पनामा केस आया और इसके बारे में बड़ा शोर शराबा था और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो वो इसका ताल्लुक जोड़ रहे हैं कि ये किसी किकबैक के तौर पर या रिश्वत के तौर पर ख़रीदी गई हो सकती है। इसका हवाला वो इस तरह भी देते हैं कि 2020 में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक इंक्वायरी हो रही थी नैब में, जिसमें इसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक और इस केस से मुतल्लिक यानी 190 मिलियन पाउंड्स केस से मुतल्लिक बात हो रही थी और इंक्वायरी हो रही थी, लेकिन उसको वहाँ पर बंद कर दिया गया। तहकीक के बाद इंक्वायरी बंद कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दावा है, वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो अलकादिर केस है वो तो सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई है, उनको इंतकाम बनाने का निशाना है। असल तहकीक तो ये होनी चाहिए कि वन हाइड पार्क प्लेस यानी वो जायदाद जो हसन नवाज से बिज़नेस टाइकून के बेटे ने ख़रीदी, उसका मामला क्या है। शहजाद इकबाल साहब, क्या आपके पास इस सिलसिले में डिटेल्स हैं, क्या तफसीलात हैं, और ये जो दावा कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, क्या ये दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया अलीना। ये एक दिलचस्प मोड़ इसमें आ सकता है मुमकिना तौर पे। जो बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कि जो केस इस वक्त चलाया जा रहा है वो 2020 में नैब ने बंद कर दिया था, ये बात दुरुस्त है। मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर भी किए हैं। अप्रैल 2020 में ये दूसरी मरतबा जब नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में पेश किया गया, तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग ने सजेस्ट किया नैब चेयरमैन को, जो उस वक्त जावेद इकबाल साहब थे, कि इस केस को खत्म कर दिया जाए। तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ये केस खत्म कर दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ये जो केस था ना, ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी, और अब जो ये मामला है इसमें जो प्राइमरी अक्यूज्ड हैं वो PTI चेयरमैन है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। और कुछ नए फैक्ट्स इसमें जोड़ दिए गए हैं केस में, जैसा कि अल कादिर ट्रस्ट केस का मामला है, जो कि कहा गया है कि साबिक वजीर आजम ने जब रिपैट्रिएट करवाए पैसे यूके से, तो उसके बाद बेनिफिट लिया अल कादिर ट्रस्ट केस की सूरत, अल कादिर ट्रस्ट की सूरत में। तो ये कुछ इसमें नए फैक्ट्स भी आ गए। अब यहाँ पे मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो ये कहते हैं कि एक मरतबा नैब केस बंद कर दे तो वो केस खोला नहीं जा सकता, क्योंकि 2022 में जो अमेंडमेंट आई है नैब ने जो PDM की हुकूमत ने की नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने ये शिक डाल दी है कि अब कोई केस अगर बंद होता है नैब की जानिब से, तो फिर वो कोर्ट के अहकामात के बगैर नैब दोबारा खोल नहीं सकता। तो जो नैब का वर्जन है वो ये है कि जो मामला है वो PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया के हवाले से है, जिसमें मेन हम एक चीज जो देखना चाहते हैं वो ये कि क्या उन्होंने कोई बेनिफिट हासिल किया या रिश्वत के तौर पे जब उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से फैसिलिटेट किया। तो वो कहते हैं कि ये केस हम खोल सकते हैं, इसमें टेक्निकल जो लकूना है वो नहीं है, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ केस है। लेकिन असल मामला ये है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है अलीना, अगर आप देखें, बिल्कुल हम स्क्रीन पे चला भी देते हैं, तो जी नैब के ऊपर तो उसमें बड़े सवाल उठते हैं। एक तो ये कि ये मामला कोई 6 महीने में
जब ये दिसंबर 2019 में ये सारा हुआ था, जब कैबिनेट से अप्रूव किया गया और एक सील्ड एनवेलप में कहते हैं कि वो अप्रूव करवा लिया गया काबीना से, उसके तकरीबन 5-6 महीने में नैब ने इसको कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे ही खत्म कर दिया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में उनकी रिकमेंडेशन पर। तो वो 5-6 महीने में कैसे खत्म हो गया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्यों इंक्वायरी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जबकि इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पढ़ के ये पता चलता है कि नैब के पास इस केस की बहुत माइनर डिटेल्स तक मौजूद थी। इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, नैब ने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिखा है कि जब यूके से पैसे आए, जब एनसीए ने पहले पैसे कन्फिस्केट किए और पाकिस्तान में रिपैट्रिएट किए, तो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। यानी कि उस वक्त नैब को यह पता था कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है, तब भी इस केस को आगे प्रोसीड नहीं किया गया, केस वहीं पे खत्म कर दिया गया। फिर इसमें यह भी डिटेल लिखी हुई है वन हाइट पार्क के हवाले से कि वन हाइट पार्क क्योंकि उस वक्त बिका नहीं था, तो उसमें कहा था कि इसको बेचा जाएगा, ऑनर कमिटमेंट को ऑनर किया जाएगा। और ये बताते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कि एनसीए ने ये बताया है कि अगर जो कमिटमेंट है इसको बेचकर पैसे रिपैट्रिएट करने की वो ऑनर नहीं की गई, तो वो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज कर सकते हैं, लेकिन वो मामला जब होगा तब देखा जाएगा। यानी कि ये डिटेल्स भी थी। तो सवाल अब ये जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि जब उस वक्त नैब को ये मालूम था कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं, तो उस वक्त उस इंक्वायरी में उसका आगाज क्यों नहीं किया गया, उस केस को क्यों खत्म कर दिया गया? नैब ने शायद उसको बेहतर जाना कि पैसा सुप्रीम कोर्ट में आए, 2 लोगों की ट्रांजैक्शन है, तो इसलिए केस खत्म कर दिया होगा। अब ये तो नैब बेहतर बता सकती है, लेकिन आज वही मुकदमा खोला जा रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ठीक है, ये तो एक तरफ देखा जाएगा कि क्या पीटीआई चेयरमैन ने कोई बेनिफिट लिया है अल कादिर ट्रस्ट की सूरत में, लेकिन बेनिफिट किस में लिया है? अगर रिश्वत ली है तो क्या मैलिफाइडी थी या क्या ऐसा काम हुआ था जिसकी एवज उनको ये रिश्वत मिली या बेनिफिट मिला? तो वो तो वही वाला मामला है, 190 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर वाला मामला, और वो 190 मिलियन पाउंड ट्रांसफर वाला मामला नैब ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि उस वक्त देखें जावेद इकबाल साहब के हवाले से तो बड़ी बातें थी ना कि वो एक तरफ हम ये कहते हैं पीटीआई की तरफ से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनकी जो नाजेबा वीडियोस आ गई थी, तो हो सकता है ये भी इस वक्त भी जेर असर हो नैब जावेद इकबाल साहब ने, इसलिए केसेस खत्म कर दिए, जैसे कुछ और केसेस थे, मालम जब्बा एक और का केस उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन उस वक्त ये रिकमेंडेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से आई थी, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 7 लोग थे उनमें से 5 लोग आज भी मौजूद हैं। और उस वक्त जो डीजी ऑपरेशंस थे जाहिर शाह साहब, वो आज नैब के डिप्यूटी चेयरमैन भी हैं, और गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी भी वही है, तो वो आज भी मौजूद हैं। 5 मेंबरान भी वही हैं जिन्होंने पहले केस क्लोज किया था 190 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर वाला, और उनको पता था कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, रियासत पाकिस्तान को नहीं मिले, लेकिन आज वही तहकीकात दोबारा नैब कर रहा है। तो नैब ने या उस वक्त केस गलत तरीके से बंद कर दिया था, या आज जो पीटीआई चेयरमैन कह रहे हैं कि नैब उनको विक्टिमाइज करने के लिए दोबारा ये केस खोल रहा है, वो गलत है। तो मेरे ख्याल से ये अब नैब को ही जवाब देना पड़ेगा कि वो किस बुनियाद पे 5-6 महीने के अंदर केस बंद कर दिया था, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि नैब ने उसको केस को बंद कर दिया था जब ये मामला कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही था। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे शहजाद, ये जो इसका पॉइंट 4 है जो इस एजेंडा को करता है, डील करता है, इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें कह रहा है नैब कि एनसीए से यानी यूके में जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने बाकी तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो पैसा था उसकी सेटलमेंट हो गई है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी यानी वन हाइट प्लेस जो है उससे मुतल्लिक अभी उन्होंने करनी है सारी की सारी कार्रवाई, वो बिकेगा, वे रिज्यूमिंग, तो उसके बाद सारी की सारी कार्रवाई होगी, और फिर जब वो सारे पैसे आ जाएंगे तो उसके मुताबिक नैब एक्शन ले सकता है। क्योंकि आप देखें इसमें जो आखिरी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, जी मैंने पढ़ा हुआ है वो, हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो कह रहे हैं कि अगर ऑनर नहीं होती है कमिटमेंट, क्या है इसमें यही है कि उस वक्त जब ये मामला आया था नैब के पास तो वन हाइट पार्क उस वक्त बिका नहीं था, और सेटलमेंट यही होनी थी, जो कमिटमेंट थी वो यही थी कि वो बिकेगा और वो पैसे भी रिपैट्रिएट कर दिए जाएंगे। और ये लिखा हुआ है कि अगर वो कमिटमेंट ऑनर नहीं की जाती तो फिर एनसीए इस मामले को दोबारा खोल सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकता है इस पर। तो वो घर जो है वो बिक गया था वन हाइट पार्क, उसकी जो रकम थी वो भी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो मामला तो अब क्लोज हो चुका है। वो जो कमिटमेंट ऑनर की बात है वो कमिटमेंट ऑनर हो चुकी है, इसलिए नैब एनसीए ने उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज नहीं किया है। और नैब ये कह रहा था कि अगर एनसीए दोबारा इसको खोलता है तो फिर हम भी इसको दोबारा देख सकेंगे। तो वो तो केस खत्म ही हो गया, क्योंकि जो कमिटमेंट थी वो ऑनर हो चुकी थी, तो ना एनसीए ने इसको प्रोसीड किया ना नैब ने किया। अब मामला ये है कि जो केस नैब पहले बंद कर चुका है अब वही नैब उसको दोबारा देख रहा है, क्योंकि ये फैक्ट जो अलीना इंपॉर्टेंट बात है ना कि नैब को उस वक्त पता था कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए, तो क्यों उस वक्त नैब ने इस केस को बंद किया, क्यों नहीं इंक्वायरी की? ये बड़ा अहम सवाल है।
आज ये मामला उठाया जा रहा है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन नैब की नॉलेज में ये था, वो खुद मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिख रहे हैं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया है। तो उस वक्त क्यों नहीं नैब ने इसकी तहकीकात की? केस उस वक्त क्यों बंद कर दिया गया? अगर नैब के ऊपर कोई दबाव था, कोई प्रेशर था उस वक्त की हुकूमत का, तो नैब को आके ये बताना चाहिए। अब नैब ये कह रहा है कि हमने जो अब मामला उठाया है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से है। लेकिन अल कादिर ट्रस्ट को अगर आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि वो रिश्वत है, एक बेनिफिट है, तो वो किसी मेलिफाइड काम के एवज आपको मिला होगा। और वो मेलिफाइड काम का इल्जाम यही है कि वो इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी था, जिसमें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की गई उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, और इसलिए वो पैसे जो है रियासत पाकिस्तान के बजाय सुप्रीम कोर्ट को मिल गए। लेकिन वो जो रियासत पाकिस्तान को पैसे मिलने थे सुप्रीम कोर्ट को मिल गए, वो केस नैब बंद कर चुका है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नैब इस पे क्या जवाब देती है। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या आपने नैब को रीच आउट किया या उस वक्त चेयरमैन को रीच आउट करने की कोशिश की कि मामला क्या था और क्यों बंद किया गया? हमने इस पे जितनी बात की है उस हवाले से मैंने आपको जैसे बताया कि एक मौकिफ जो हमें मिला है वो ये है कि ये एक मुख्तलिफ केस है, और जो नया कानून है, जो नया कानून है या जो अमेंडेड कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे क्यों आए, रियासत पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गए, इससे मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली, राइट? क्लैरिफिकेशन तो ये देनी चाहिए कि उस वक्त आपने जो केस बंद कर दिया था, जब आपको पता था कि ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो अब वो मामला आप खोल रहे हैं, तो उस पर क्या फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, और पहले आपने क्यों वो बंद कर दिया था केस, क्यों उसकी तहकीकात नहीं की थी? बिल्कुल सही। हमारा फोरम मौजूद है नैब के लिए भी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं उनके लिए भी इस सिलसिले में अगर वो चाहें तो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये जो अहम तफसीलात हैं आपसे हमने शेयर की, मजीद भी बात करेंगे जो पार्लियामेंट में हो रहा है सारा कुछ, उससे मुतालिक एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसकी थोड़ी बात करते हैं। कानून साजी हम देख रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ भी मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास था उससे बहुत से कवानीन पास हुए, जिसमें एक कानून तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी था जो तजवीज़ किया गया, एक पलंदा था कवानीन का जो कि पास हुआ। लेकिन देखा यह गया है या तासुर ये जा रहा है कि जितने भी कवानीन हैं इनका एक ऐसे वक्त में जब आवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए कानून साजी होनी चाहिए। ये जो कानून साजी हो रही है इसका सियासतदानों की ज़ात से, सियासी एजेंडा से ज़्यादा ताल्लुक़ है एज़ अपोज टू आवाम, उनकी बेहतरी, उनके मफादात और जमहूरियत के मफादात से। क्या यह तासुर दुरुस्त है और क्या इस रवैये की वजह से आवाम का पार्लियामेंट और सियासतदानों से मुतल्लिक जो इत्मीद है वो मुतासिर हो रहा है? क्या पार्लियामेंट और सियासतदानों की साख को नुकसान पहुंच रहा है? ये सवाल अपने तज्जियाकारों के सामने हमने रखा है। उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमद सरफराज साहिबा हमारे साथ पैनल पर मौजूद है। उमर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। कल बड़ी हमने देखी धुआंधार तकरीर भी हुई, रज़ा रब्बानी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपने अगर पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाना है तो फिर ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या आपको लगता है कि इससे साख मुतासिर हो रही है पार्लियामेंट की? मेरे ख्याल है कि कोई चीज़ें जो हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो इसलिए लिए जाते हैं कि उनको नेगोशिएट करने के हवाले से, असल में साथ साथ इश्यूज़ जो हैं वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी चल रहे थे। तो कोई जो है, अब कोई बज़ाहिर तो यही लगता है कि बिहाइंड द सीन को लेन देन हुई है, लेकिन आप यही देखें कि जो इस चीज़ पे इत्तेफाक आगे नज़र आ रहा है, जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके हवाले से तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं। और यानी इस पे चूँकि एक मुफाद मुश्तरक है और वो समझते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं और उसको अनडू करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये पार्लियामेंट इस तरफ चल पड़ी है। बाकी जो आप बात कर रही थी कि जो अवाम के मफादात हैं, मेरे ख्याल की उनकी एक सानवी हैसियत है। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि एक कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक का भी बिल आना चाहिए कि जिसमें जो अवाम की बार बार तौहीन हो रही है, उनके मैंडेट की तौहीन होती है, या ये है कि उनके साथ जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, तो उसके बारे में भी हो जाता ताकि सब जो है इनकी उनकी एक अपनी अपनी तौहीन का इशू आ जाता। अब मीडिया के लिए अलग से इनकी तौहीन का एक इशू आ जाता जो आगे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पर आप बात नहीं कर सकते, या ओवरऑल एक जो अदालती निज़ाम है उसके हवाले से आपको बड़ी सोच समझ के बात करनी पड़ती है क्योंकि तौहीन का ख़तरा मौजूद है। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने अपने साथ
ऑनरेबल का वर्ड लगाया हुआ है कि शायद इस तरीके से वो ज़्यादा अपने आप को मौजूद तसव्वुर करते हैं, हालांकि वो इनके अपने कंडक्ट के ज़रिए लोगों ने इनको रिस्पेक्ट देनी है। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके ज़रिए होगी, या ये जो अभी पार्लियामेंट का बिल आ रहा है ये भी कोई एक आपको बड़ा एक रेडिकल पोजीशन में जाकर आपको फ़ैसला करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता कि आप जिसको जी चाहे बुलाएं और उसको आप पार्लियामेंट से आउट कर देंगे या उसको तौहीन का मुर्तकिब करार दे देंगे। लेकिन बज़ाहिर ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड इशू लग रहा है कि जो टारगेट है इस वाले से सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा उमर, ये बताइएगा जो हाल ही में कानून साजी हुई है ख़ासकर मौजूदा हुकूमत के दौर में, और फिर ये इन दिनों में हम देख रहे हैं क्योंकि हुकूमत का अब तकरीबन जाने का टाइम है, तो इसमें जो कानून साजी हुई है इससे आपको लगता है कि पार्लियामेंट के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर ख़ास तौर पर अवाम का एतमाद उठ रहा है? देखिए मेरे ख्याल है कि जो भी तबका किसी सोसाइटी का ज़्यादा एक्सपोज होता है पब्लिक में, उस पर ओवरऑल एतमाद की कमी है, और वो इदारे या वो अफराद के जिनका एक ज़्यादा पब्लिक एक्सपोजर नहीं होता उन पे अवाम का एतमाद ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद कोई ये बिहाइंड द सीन बैठ के को हर टाइम पाकिस्तान के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा। तो जो एक सियासतदानों के हवाले से इशू है ये एक इंटरनेशनल ही है, और हर जगह पे लोग जो हैं उनकी एक पॉलिटिकल क्लास के बारे में एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। अब ये है कि पॉलिटिकल क्लास जो है ये अपने आप को हर टाइम मजलूम तस्वर करती है। ये अभी आज तक इस एहसास से बाहर नहीं हुए, ये हर टाइम यही फील करते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादती हो गई है, इनको अवाम के साथ होती हुई ज़्यादती इतनी नज़र नहीं आती, लिहाजा वो अपनी तरफ ही और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग टेक है मेमन, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए ना, पहली चीज तो ये है कि हमें ये बात सबको मालूम है कि एक्चुअली पार्लियामेंट का काम तो लेजिस्लेशन ही होता है। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं नेशनल असेंबली के अंदर जो है, और उसके बाद उनका काम यही होता है कि वो मुल्क की और इस चीज़ की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए वो लेजिस्लेशन करें। अच्छा, जो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का जो बिल है ख़ास तौर के ऊपर, ये जिस टाइम आया था मई के अंदर आया था, तो उस तक इसके ऊपर काफ़ी सवालात भी उठे थे, ख़ास तौर पे कि ये जो प्रोसीजर और पेनल्टी इसके ऊपर कि किस किस्म की सजाएं कौन देगा, किस तरीके से देगा, वो क्या है। अच्छा, इसके ऊपर एक और जो एतराज़ उठा था, आपने पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा कि नहीं, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने, जो फॉर्मर सेनेटर हैं, उन्होंने द न्यूज़ के लिए मई ही में 22 मई को गालिबन एक आर्टिकल लिखा था इसी चीज़ के ऊपर कि क्या पार्लियामेंट को एक कंटेम्प्ट लॉ की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमें वैसे डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए कि ये वो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ होता है वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसके ऊपर सबकी राय यही थी कि क्योंकि उस वक्त कोर्ट्स और पार्लियामेंट के मसाइल इस तरह के चल रहे थे कि लाया है शायद उसी ले गया है। लेकिन उसके अंदर वो जो ये आर्टिकल है उसके अंदर खोखर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पॉइंट आउट भी की थी। उन्होंने एक चीज तो ये पॉइंट आउट की थी कि एक्चुअली या तो पार्लियामेंटेरियंस अपनी पावर्स के बारे में क्या अवेयर नहीं है फुली तरीके से, क्योंकि जो कमेटीज हैं जो इन्होंने जो बिल के अंदर चीजें लिखी हैं, तो कमेटीज के पास तो ऑलरेडी जो है वो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं, वो अटेंडेंस भी और जो एविडेंस भी रिकॉर्ड करना होता है उसके लिए उनके पास ऑलरेडी ये पावर्स हैं। और उन्होंने उसमें काफी एग्जांपल्स भी दी कि जिस तरह उन्होंने जो एक हुआ था कि अगर बलूचिस्तान में अगर एफसी वालों को बुलाना था या सीसीपीओ लाहौर को बुलाना था या कोई इस तरह की चीजें, उन्होंने अपने वो सारे बताया भी कि उन्होंने क्या क्या चीजें की, किस किस को उन्होंने बुलाया भी। और उन्होंने ये भी साथ कहा कि एक्चुअली इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है जो ये क्रिमिनलाइज और ये जो प्रोसीजर के ऊपर, ये जो पेनल्टीज के ऊपर सारी चीज हो रही है, कि अगर कमेटी की कोई बात नहीं मानेगा, अगर उसके ऊपर कंटेम्प्ट का लॉ लगाया जाता है, तो फर्ज करें कि हुकूमत और ऑपोजिशन के जो है उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज के ऊपर, तो कमेटीज में वो को दे देते हैं, ऐसी कई बातें कर देती है कमेटीज, ऐसे ऑर्डर्स भी पास कर देते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते। तो अगर वो कोई नहीं करेगा तो फिर उसके अंदर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा था कि उनकी सजेशन ये थी कि बजाय इसके कि आप ओबीडियंस जो है वो आप फियर के थ्रू फैलाएं, यानी कि उसके थ्रू कि आपकी बातें मानी जाए, इससे बेहतर है कि पार्लियामेंट जो है एक तो खैर इंस्पायर करे रिस्पेक्ट, और दूसरी चीज है कि वो एक एथिक्स कमेटी अगर बना ले कि जिसके अंदर तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तौहीन पार्लियामेंट तो हम डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं और हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, हम जनरल लेजिस्लेशन की बात करते हैं। जनरली जो अभी हम देख रहे हैं कानून साजी हो रही है, क्योंकि कल भी इतने ज्यादा कवानीन, इससे पहले भी
हमने देखा कि बुलडोज होते हैं, जिस तरीके से होते हैं वो तो एक अलग, बट उनका कंटेंट क्या होता है। कल हमने देखा परसों असलहा लाइसेंसेस के ऊपर एहतजाज हुआ कि हमें असलहे के लाइसेंस क्यों नहीं दिए जा रहे। अब मसला ये है, अवाम के मसले मसाइल, जमहूरियत किस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है वो मसला एक अलग, यहाँ पर कवानीन किस तरह के और हमारे पार्लियामेंटेरियंस के मसाइल क्या हैं, इसके ऊपर ही जो तनकीद हो रही है, क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए लीना, कुछ लेजिस्लेशन तो ऐसी जो होती है जो अपने पर्सनल मुफाद के लिए होती है, जिस तरह आपको याद है कि उधर सेनेट के चेयरमैन के लिए जो आई थी एक लेजिस्लेशन कि उनको क्या क्या, और अगर वो इस तरह की जो चीजें उनके ऊपर बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, क्योंकि एक हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये इस तरह की चीजें तो आप नहीं कर सकते कि आप इकोनॉमिक हालात से एक तरफ कह रहे हैं कि जी बैंकरप्ट होने वाले हैं, फिर IMF के प्रोग्राम में आप चले जाते हैं, इतनी मुश्किलात है, और उसके बाद आप मराहत पे मराहत दिए। तो जो तासुर जा रहा है, क्या ये सियासतदानों को नुकसान पहुंचाएगा? ये पार्लियामेंट इसकी वजह से अपनी साख को नुकसान पहुंचा रही है? एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज मैं इसमें सिर्फ देखिए ये बात जरूर है कि इस तरह के बिल्स नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर ये जो असले वाली भी चीज है इसके ऊपर बहुत सारी बहस होती है, पार्लियामेंटेरियन यही कहते हैं, इस पे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या ये बेचने के लिए या इस तरह की चीजें, इसके अंदर भी बहुत सारे वो सवालात उठते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदानों को ही बुरा भला कहा जाता है, यहाँ पर जो है आप दूसरे इदारों के बारे में तो कोई बात कर नहीं सकते। ये नहीं कि सियासतदानों पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, वैसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए और उनके ऊपर जो है सवालात जरूर उठाने चाहिए, लेकिन तनकीद का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बाकी तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको बाकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम डेफिनेटली कहते हैं, हम कई शोज कर चुके हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं और हम रोज बात करते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर भी कुछ ठीक होने की जरूरत है और पार्लियामेंटेरियंस को अगर भी इस्लाह करने की जरूरत है तो उसके ऊपर भी तो फिर बात होनी चाहिए ना महमल। नहीं, मैंने तो यही कहा है कि अलीना कि इस्लाह के लिए तो जो बिल्स इस तरह के आएंगे जिनमें हमें लगता है कि वो अपने मुफाद के लिए करें, जिसमें भट्टी साहब क्या साख मुतासिर हो रही है, हम तो उसके ऊपर करते हैं, लेकिन सियासतदानों का आप फ्री फॉर ऑल अगर बना दें, ये भी बात जरा थोड़ी सी हमें इसमें नजर। भट्टी साहब ये जो तासुर है क्या इससे साख मुतासिर हो रही है पार्लियामेंट और सियासतदानों की? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में तौहीन इलेक्शन कमीशन भी है, तौहीन पार्लियामेंट भी है, तौहीन जरदारी साहब भी है, तौहीन बिलावल भुट्टो भी है, लेकिन तौहीन अवाम कोई नहीं है। सब की सज़ा है मगर तौहीन अवाम की कोई सज़ा नहीं। तौहीन अवाम जायज़ है और हलाल है। इस मुल्क में मैडम शेख सब की रेड लाइन्स हैं, लेकिन अवाम ग्रीन लाइन है, खंगी जाओ और लंगी जाओ। इस मुल्क में मैडम शेख वोट की बड़ी इज्जत है, लेकिन वोटर को कदम कदम पर जिल्लत है। आपने कहा सियासतदानों की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मैडम शेख, एक अकलियत को छोड़कर यहाँ ऊपर से नीचे तक किसी की कोई साख रह गई है? किसी को कोई अपनी साख की फिक्र है? किसी की कोई तरजीह में उसकी अपनी साख है? साख हो तो नुकसान पहुंचे मैडम शेख, साख ही नहीं तो नुकसान कैसा? पार्लियामेंट में झूठ, अदालतों में झूठ, रंगे हाथों पकड़े जाना और विक्ट्री निशान बनाते हुए फिर आ जाना, डाके, चोरियां, लूटमार, करप्शन, हड़पशन, गरीब मुल्क, गरीब अवाम, 5-5 बर्रे आज़मों में जदादें, नाअहलियाँ, नालायकियाँ, जमहूरी चोगों में बादशाहतें, कदम कदम पर डीलें ढीलें, खुद को ना बदलना, कानून बदल देना, आइन शिकनियाँ, अदालतों पर चढ़ाइयाँ, झूठे वादे, झूठे दावे, झूठे नारे, मुल्क कर्जों में, इदारे ज़मीन बोस। 75 सालों में आधा मुल्क टूट गया, किसी ने कुछ ना सीखा। मैडम शेख, आज का मुल्ज़म मुजरम कल इक़्तिदार में होता है, कल जो इक़्तिदार में होता है वो परसों मुल्ज़म और मुजरम होता है। मुल्क कशकोलिस्तान, मुल्क इल्ज़ामिस्तान, हुक्मरानों और अवाम के दर का कोई एक हस्पताल कॉमन बता दे, कोई एक स्कूल कॉमन बता दे, कोई एक हुक्मरानों और अवाम में कुछ कॉमन बता दें। अवाम सिर्फ इनके बयानों में है, अवाम सिर्फ इनकी तकरीरों में है, अवाम सिर्फ इनके भाषणों में है। मैडम शेख, जमहूरियत मजाक बना दी है इन्होंने, सियासत को गाली बना दिया है, पार्लियामेंट चंद अफराद के ताबे है। और ये जो कहना है एक फैशन के तौर पे कि सियासतदानों को कुछ ना करे, हाउस ऑर्डर किसने करना है? ये जो इनकी जमहूरियत, इसमें हमने किसको वोट देने हैं, किसने हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, किसने हमें बुनियादी सहूलतें देनी है, किसने बाकी को अपनी रेड लाइनों में रखना है। इन्होंने जब ये ढीले करेंगे उनके साथ डील करके भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया तो हमें कौन पूछेगा? ओके भट्टी साहब, शहजाद एक सेकंड दीजिएगा, बस भट्टी साहब का जवाब ले लूं फिर आपके पास। मैडम शेख,
भट्टी साहब, महमल यकीनन भूल गई हैं कि दुबई में जनरल मुशर्रफ से बेनज़ीर भुट्टो मुलाकातें फरमा रही थी। महमल भूल गई हैं कि जनरल मुशर्रफ से नवाज शरीफ साहब ने हर मौके पे डीलें की। महमल भूल गई हैं कि जनरल मुशर्रफ के से हलफ लिए पीपल्स पार्टी और सर हम सबको याद है, एक खुद उनके जब मौका मिलता है कदमों में बैठ जाते हैं, जब खड़ा होना होता है सजदे में गिर जाते हैं। सर हम सबको याद है कि आर्टिकल 6 की सजा हुई और उसके बाद फिर क्या सजा हुई और क्या नहीं हुई। एक मिनट, हम सबको याद है कि फिर क्या अंजाम होता है, क्या नहीं होता कुछ नहीं है। बेशक अलामती तौर पर सजाएं हो जाती हैं, आप सब कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी हमने देखा। सर किसने नहीं करने देना होता वो भी एक बहुत बड़ी सवाल है, बट हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। शहजाद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप ये समझते हैं दुकानें खोल लें कोई दही भल्लों की? अलीना देखिए, मैंने आपका पॉइंट सुन लिया, आगे चलते हैं थोड़ा। अलीना, जब शहजाद, क्या लोगों का सियासत से एतबार उठ रहा है इसकी वजह से? जब मई में भी कौमी असेंबली से बिल पास हुआ था, उस वक्त हम यहाँ पे भी बहस कर रहे थे कि इसका इतलाक किस पर होगा। यानी कि अगर एक कमेटी किसी को बुलाती है और कोई कमेटी में प्रेजेंट नहीं होता तो क्या उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की जाएंगी? और अगर वो खाली मामला है तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है महमल के जो कमेटीज होती हैं उनके मेंबरान के पास, उसके चेयरमैन के पास तो बाकायदा वारंट इशू करने के भी पावर्स होते हैं कि कोई नहीं प्रेजेंट हो रहा तो वारंट जारी कर सकते हैं उसके खिलाफ। या फिर इसका इतलाक जो है वो ज्यादा वाइड होगा, यानी कि स्कैंडलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, कि आपने किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ बात कर दी, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ बात कर दी, तो उस पर भी क्या इसका इतलाक होगा या हो सकता है, या कानून को ट्विस्ट करके किया जा सकता है। मुझे याद है जब मई में ये बिल आया था उस वक्त जर्नलिस्ट कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हम किसी पर तनकीद करें पार्लियामेंट पे, कानून साजी पे, तो क्या उसके लिए भी हमें बुलाया जा सकता है? किसी पार्लियामेंटेरियन की स्टोरी पे भी क्या आपको बुलाया जा सकता है? तो इसका इतलाक कैसे होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बहस हमें यहाँ पे ये करनी चाहिए जो जिसमें पहल सियासतदानों को करनी चाहिए कि आपने इस मुल्क में जिन लोगों को, जिन इदारों को स्टेटस दिया हुआ है वो वापस लें। एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद हर इदारे पे हो सकती है, कोई इससे बरीउज़्ज़मा नहीं है, बल्कि ये सारे इदारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, इनको तो आवाम के सामने अपने आप को पेश करना होता है कि आप हमारी स्क्रूटिनी करें। अगर आप ये कंटेम्प्ट की दीवार खड़ी कर देंगे तो फिर कैसे ये मुमकिन होगा? अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। अभी हम पैमरा कवानीन को सख्त करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है, और हम इसकी मिसाल लेते हैं कि देखें बरतानिया में ऑफकॉम क्या करता है। अब ऑफकॉम में एक इंडिविजुअल तो जा सकता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो कोई, वो जा सकता है अपनी कंप्लेन लेके। इदारा कंप्लेनेंट नहीं बन सकता वहां पर, क्योंकि ऑब्वियसली इदारे का एक इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा इदारा जो है अंडर पब्लिक स्क्रूटिनी हो सकता है, होना चाहिए उसको। तो इसीलिए उन्होंने ये बार लगाया हुआ है कि कोई इदारा कंप्लेनेंट नहीं बन सकता। हाँ, किसी के साथ ज्यादती हुई है तो वो उस इदारे में जो बैठा शख्स है वो इंडिविजुअल तौर पे अपनी कंप्लेन लेके जा सकता है। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनको हमने स्टेटस दिया हुआ है कि उनके ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, वरना कंटेम्प्ट हो जाएगा, वरना कुछ और हो जाएगा, उनको आप कम करें, उन पे भी तनकीद हो सकती है। अगर आप एक प्रॉपर जमहूरी माशरा चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं जिसकी लाठी जिसकी भैंस, तो फिर पार्लियामेंट भी कानून बना ले, इलेक्शन कमीशन भी बना ले, अदलिया भी बना ले, फौज भी बना ले। फिर जी उमर, जो महमल ने बात की ना वो बात दुरुस्त है कि जो पॉलिटिशियन है वो एक सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन जिस तरह महमल ने ये भी बात की कि जो बाकी लोग हैं, जो जनरल्स हैं या जजेस हैं, उन पर क्यों बात नहीं होती, उसकी एक वजह तो मेरे ख्याल ये भी है कि आइन में भी उनका लिख दिया गया है जी इन पर बात नहीं करनी। तो ख़तरा ये है कि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का बिल पास हो जाता है तो ये जो हमें ये शिकवा है कि ये एक पंचिंग बैग बन जाते हैं पॉलिटिशियन, ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वो इसी तरह रहेगा। हम जो है फिर पार्लियामेंट के बाहर लोगों को तलाश करेंगे। मेरे ख्याल है कि उसका बेहतर हाल ये है कि ये कोई डेफेमेशन के लॉ जो है उनको इम्प्रूव कर लें, क्योंकि इज्जत जो है वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की नहीं है, जो बाहर लोग हैं उनकी भी इज्जत है। और हमारी सियासत में कोई हालिया सालों में कोई जितनी इल्ज़ाम तराशी हुई है और हमने मीडिया ने इस चीज़ को प्रोटेक्शन दी है जी कि सियासतदान तो किसी पर जो जी चाहे इल्ज़ाम लगा देते हैं, लगा सकते हैं, और हमने परसेप्शन की बुनियाद पे यानी कि जो सियासतदानों के टारगेट सियासतदान बने हैं, सबसे ज्यादा जो सियासतदानों को नुकसान पहुंचाया इन्होंने पहुंचाया सियासतदानों ने। तो मेरे ख्याल है कि उसके लिए यह है कि हमें कंटेम्प्ट के जो लॉज हैं, तौहीने जो एक डेफेमेशन के लॉ हैं बदनाम करने के हवाले से, उनको स्ट्रांग करें ताकि जो सियासतदान है वो भी अपने हरीफ सियासतदानों के बारे में या दूसरों के बारे में बात करते हुए जरा पहले सोचें जरूर कि अगर मुझे कोई एविडेंस देनी पड़ी तो मैं क्या करूंगा। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आसिफ साहब ने जो असम्बली के अंदर ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन से मुतल्लिक ज़बान इस्तेमाल की, इंतहाई काबिल मज़म्मत, और ख़ासकर इसलिए क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को हमने हाल ही में सुना, उन्होंने अपनी स्ट्रगल भी बताई और उन्होंने कहा कि मैं एक पेट्रियार्कल और एक मिसोजिनिस्ट सोसाइटी से, जहाँ पर सियासत में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी ख़वातीन की, वहाँ पर आई और एक पावर पोजीशन में आकर बैठी। लेकिन उनकी पार्टी के एक बड़ी पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए शख्स ने न सिर्फ एक मर्तबा बल्कि बार बार वो इस तरह से करते हैं, ख़वातीन से मुतल्लिक नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं, तज़हीक आमेज़ लग़्व बात करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या वजह है? नून लीग अभी तक खामोश क्यों है इसके ऊपर? महमल, देखिए अलीना, ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है जिस किस्म के रिमार्क्स कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है पास किए, और ये कोई पहली बात तो नहीं है। जिस तरह आपने बताया है कि उन्होंने पहले भी वो कर चुके, शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में जिस किस्म के उन्होंने बातें की थी सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्ट, और उस वक्त भी हमने उनको कॉल आउट किया था। और कल जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की वो तो हस्फी कर देने पड़े कुछ अल्फाज। तो उसमें से मैं हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनके अंदर क्या कोई इंटरनल कन्वर्सेशन नहीं होती इसके ऊपर, क्या कोई इनको फिक्र फाका नहीं है इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी। आपने मरियम नवाज साहिबा की बात की, वो तो एक लीडरशिप की पोजीशन के ऊपर है। वैसे आप देखिए कि ये इस वक्त जो हुकूमत है इसके अंदर बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत अच्छे अच्छे उहदों पे। आप शेरी रहमान साहबा जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज पे, मरियम औरंगजेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पिछली हुकूमत में भी हमने देखा था। आप किस तरीके से विमेन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर इस तरह बात करें, यही वजह है लीना कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो औरतों के बारे में उनकी सोच ये है। ये खाली ख्वाजा आसिफ की बात है, पहले वजीर आजम थे जब इमरान खान साहब, उनकी भी थी। जनरल मुशर्रफ जब सदर थे उन्होंने भी इस तरह की रेप के ऊपर जिस तरह कमेंट्स किए थे। यही वजह है कि हम जेंडर पैरिटी इंडेक्स पे इतने लो क्यों है पाकिस्तान। और अच्छा, मसला ये भी है कि कोई कार्रवाई नहीं होती ना, आप थप्पड़ मार के आप माजरत कर लेंगे, आप वजाहत कर देंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ साहब के लिए भी हम यही देख रहे हैं, माजरत का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन शहजाद आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? एक सेकंड, सॉरी शहजाद जी महमल, छोटी सी तरह मैं बातें कर दूं कि पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी, खास तौर पे पीएमएलएन जहां पर वाकई बहुत मिसोजिनी है, बहुत सेक्सिज्म इन औरतों के बहुत स्ट्रगल है, उनको तो ये अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनाना चाहिए और एक्चुअली खुद भी अपॉलोजाइज करना चाहिए, पार्टी को भी एज अ पार्टी के हमारे मेंबर ने इस तरह की बात सही, एंड दे शुड इंश्योर एन अपॉलॉजी। शहजाद, क्या सिर्फ माफी काफी है? अलीना, मसला ये है ना कि पार्टीज में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो इस तरह के सेक्सिस्ट रिमार्क्स करते, कमेंट करते हैं या मिसोजिनी बेस्ड रिमार्क्स उनके होते हैं। अभी आपने मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट दी, इससे पहले भी नून लीग में जावेद लतीफ़ साहब का मुझे याद है मुराद सईद की बहनों के हवाले से कहा, और बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई कह देता है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस तरह की बातें की हैं, हम तनकीद करते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो कि शायद एक दिन आएगा कि पार्टी की लीडर होंगी, अभी भी सीनियर लीडरशिप में से हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी की, अगर कोई बुला के उनसे पूछे, कोई माफी तलब करने की जुर्रत तो करे। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासतदान है, पार्टी के लिए बड़ी खिदमात होंगी, लेकिन जब तक ये खवातीन जो पार्टीज में हैं और खासतौर पे वो खवातीन जो कि पार्टी की टॉप लीडरशिप में है, वो आवाज नहीं उठाएंगी ना, तो फिर मामला सेटल नहीं होगा। मरियम नवाज अपनी कहानी तो बयान कर सकती है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट से आके बाहर आई है जिसमें मिसोजिनी भी थी, मर्दों का सामना, सेक्सिस्ट रिमार्क, ये सब सामना करना पड़ता है। जहां उनको अपनी ये स्ट्रगल नजर आती है वहां पे उनको खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी खवातीन के लिए भी, बेशक वो मुखालिफ पार्टी के हों, बेशक जो शख्स इस तरह की तज़हीक आमेज़ बात कर रहा है वो उनकी पार्टी का सीनियर लीडर क्यों ना हो, सिर्फ ये कह देना कि मेरी ये स्ट्रगल है, उससे मामला हल नहीं होगा। अगर नून लीग पीटीआई के हवाले से ये बात करती है, नून लीग की खवातीन समेत, मरियम नवाज समेत, उनको आवाज उठानी पड़ेगी। अगर इमरान खान ये बात करते हैं किसी और खातून के बारे में, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या पीएमएलएन की हो, तो पीटीआई की अपनी खवातीन को खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप पार्टी लाइंस में खवातीन खामोश होंगी तो ये मसला हल नहीं होगा। और यहां पे जिम्मेदारी है, ख्वाजा आसिफ साहब रिपीटेडली ये ऑफेंस कर रहे हैं, रिपीटेडली ये कर रहे हैं, मीडिया में उनकी बैंड बजाई जाती है, उनके खिलाफ बात की जाती है, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि मरियम नवाज साहिबा ने इस बात का नोटिस लिया है और उनसे जवाब तलबी की है या उनसे ये कहा है कि आप माफी मांगे। जब तक वो नहीं करेंगी तो खुली छूट है, ख्वाजा आसिफ साहब फिर कर देंगे, क्या होगा, एक दिन रिपोर्ट कार्ड में डिस्कशन होगी, लेकिन जिस शख्स को फर्क ही नहीं पड़ता
कि उसके तज़ीक आमेज लहजों के बाद उसको शर्मिंदा किया जाता है। इतना रवैयों में ये एम्बेडेड है कि शायद रियलाइजेशन भी नहीं है। माजरत के साथ छोटी सी शहजाद, मैं सिर्फ आपको भी एक चीज कहूं कि जब उन्होंने पहले भी इस तरह के कमेंट्स किए थे तो पीएमएलएन की खवातीन से हमने पूछा और उन्होंने कहा हमने इंटरनली इस चीज को रेस किया था। ये जो ओनस हम सिर्फ खवातीन पे डाल देती है, मसला क्या होता है कि जो आदमी है और ये खासतौर पर इतनी सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठे होते हैं, साथ वाले आदमी उनको दाद देते हैं, उन्हें कहते हैं वाह वाह। और मैं इसलिए अपनी बात मैंने कहा था कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं पार्टीज में जो कि मिसोजिनी करते हैं, जो सेक्सिस्ट रिमार्क्स देते हैं, तो ऑलरेडी बहुत ना सिर्फ खवातीन को आवाज उठानी चाहिए बल्कि आसपास जो मर्द हैं पार्टी के सारे मेंबर्स को, पार्टी के सारे मेंबर्स को अपने एग्जैक्टली अपने पार्टी मेंबर्स को इन जनरल, अगर कोई इस तरह का शख्स है जो कि इस किस्म की तज़हीक आमेज़ बात करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, कहना चाहिए सीनियर लीडरशिप को कि आप एक्शन लें। इरशाद भट्टी साहब, सर क्या हमारे रवैये ऐसे हो गए हैं कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि क्या हो रहा है? आप क्या समझते हैं, क्या होनी चाहिए कार्रवाई इसके ऊपर? मैडम शेख, इन लोगों के आगे आप लगाते हैं रहनुमा, लीडर, ये हैं हमारे आइडियल, ये हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए जिनकी तौहीन अब नहीं हो सकती। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पीछे चलो, हम आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्या ख्वाजा आसिफ यही रिमार्क्स मुस्लिम लीग नून की खवातीन के बारे में अदा कर सकते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ पीपल्स पार्टी की खवातीन के बारे में ये बातें कर सकते हैं? अक्लमंद आदमी हैं वो ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफ़ हैं, वो अक्लमंद आदमी हैं। ख्वाजा आसिफ शेरी मिजारी को ट्रैक्टर ट्राली कह सकते हैं, किसी मुस्लिम लीग नून की खातून को कह सकते हैं, पीपल्स पार्टी की किसी खातून को कह सकते हैं। इस मुल्क में फरियाल तालपुर और मरियम नवाज की इज्जत है। इस मुल्क में हमें सिर्फ उनके ही दुख सुनाए जाते हैं। नोटिस क्या लेना मैडम शेख, अकाउंटेबिलिटी क्या बात करते हैं? हौसला अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है। बात सुन ले प्लीज, बात सुन ले। मैं नहीं बोला था। इस हौसला अफजाई होती है। अब पार्टियों में उन लोगों की हौसला अफजाई होती है जो इस तरह की बातें करते हैं और बाद में तालियां बजाई जाती हैं कि हमारा शेर आया, हमारा चीता आया। ये मौलाना साहब ने जब तितलियां कहा था और धरनों को मुजरे से तशरीह दी थी, ये जो आंटियां रो रही हैं, कोई मौलाना साहब से किसी ने पूछा था? जरदारी साहब ने जब कहा था कि ये तहरीक इंसाफ में उनकी अपनी खवातीन की इज्जत महफूज नहीं, किसी ने कुछ कहा था? जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक गंदी मुहिम चलाई थी सियासतदानों के खवातीन और साफियों के खवातीन के हवाले से, किसी ने कुछ कहा था उनके? ये लोग, इन लोगों को हम पीछे लगे, इन लोगों के। ये औरत से पैदा होते हैं, औरत इनकी तरबियत करती है। ये औरतों, सिर्फ इनकी इज्जत अपनी औरतों की है, बाकी किसी की औरत की नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक डिलेमा यहाँ पर ये है, जैसे आप भी बात करें भट्टी साहब, डिलेमा ये है कि यकीनन ऐसे हम देखते हैं बहुत से कमेंट्स हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ सेन वॉइसेस भी हैं, सियासतदानों में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी एहतराम भी करते हैं, जो समझते भी हैं, जिन्हें कहते हैं कि तमीज़ तरीके से ख़वातीन से बात भी करते हैं, उन्हें स्पेस भी देते हैं, लेकिन वो इतनी महदूद आवाज़ें हैं कि शायद उनकी आवाज़ आती नहीं है। और फिर जब इस तरह की आवाज़ें गूंजती हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। उमर, आपकी इस सिलसिले में क्या तजवीज़ है? ये क्यों होता चला जाता है और कुछ किया नहीं जा रहा? अलीना, जिस तरह आपने पहले बात की थी ना कि ये रवैयों का इशू है, मुझे भी यही लगता है कि ये रवैयों का इशू है। इनफैक्ट जो ख़वातीन के हवाले से हम जब बात करते हैं, मज़म्मत कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम ज़हनी तौर पे तस्लीम नहीं कर रहे होते। हमें जो है अंदर एक कोई एहसास जुर्म नहीं होता, हम उनको एक मुकम्मल इंसान का दर्जा नहीं देते। यानी कि जो भी बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो इस लिहाज से कोई कॉन्फ्रेंसेस में या अदर जो कोई ऐसी कोई पब्लिक प्लेसेस होती हैं उधर वो बड़े दावे करते हैं, लेकिन जो एक जहनीत है वो नहीं बदलती। यानी कि वो, और ये चीज़ सेल होती है। आप देखें वो जो एक ड्रामा राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, यानी कि वो उनका लोगों ने बाइकाट किया, नहीं किया। यानी कि इस तरह के लोग जो हैं वो बड़ा, यानी कि ये ऐसी कंट्रोवर्सी है कि जिसको ये अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ होती है कि आप इस तरह के तनाज़ात खड़े करते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि सोसाइटी आपका बाइकाट कर रही है, लोग
दिली तौर पे तस्लीम कर रहे हैं कि आपको गलत काम कर रहे हैं। ये वो वाली बात नहीं है। ये वो वाली बात है कि हो सकता है कि उधर कोई टीवी पे आके कह दें गलत किया है, लेकिन बाद में कहें कि तुमने ठीक किया है। तो मेरे ख्याल है कि ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा साहब भी इस तरह का काम यानी उन्होंने पहले भी किया है। पीटीआई की खवातीन को तब भी बोलना चाहिए, और जब कोई पार्टी नून लीग के अंदर को बात करे तो नून लीग की खवातीन को भी बोलना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी पे डिपेंड करता है असल में, कि अगर वो मुखालिफ पार्टी है तो हमें खामोश रहना चाहिए, अगर हमारी पार्टी है या उनकी खवातीन की कोई किसी तरह से कोई कंटेम्प्ट गलत है तो गलत है, गलत है सबके लिए गलत है, बात करनी चाहिए। ये रवैया खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी, और तब तक कुछ नहीं होगा इस सिलसिले में बेहतरी। बार बार ये चीज़ होती रहेगी जब तक आप मिसाल नहीं बनाएंगे। तो अब ये ओनस मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, और हम देख रहे हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करते हैं या क्या एक्शन लेते हैं। आज इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।